सभी छात्रों का स्वागत है मेरे नए क्लास में। और आज मैं बताने वाला हूं क्लास 9th का जो पहला चैप्टर दिया गया है संख्या पद्धति। ठीक है, इसका मैं परिचय देने वाला हूं जिसमें आपको जितने भी पूरे चैप्टर का जो भी फार्मूला दिया गया है या जो भी आपके टॉपिक्स हैं मेन टॉपिक्स, उन टॉपिक्स को मैं कवर करूंगा, जिससे आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा इन सभी टॉपिक्स को सीखना और इस पर खरे उतरना। ठीक है, तो आपको बस ध्यान देना है, सही तरीके से सीखना है। तो इसका परिचय मैं आपको देता हूँ बहुत सिंपल सी भाषा में। क्या है चैप्टर का नाम? संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति का मतलब क्या हुआ? संख्या मतलब नंबर हो गया। ठीक है, जो नंबर्स आपके होते हैं इन्हीं को हम संख्या कहते हैं, यानी कि इनका जो ग्रुप होता है इन्हीं को हम संख्या कहते हैं। ठीक, और उसके बाद में जो पद्धति हो गया, पद्धति मतलब क्या होता है? पढ़ाई करना। ठीक है, तो जब संख्याओं के कई प्रकार को हम पढ़ते हैं तो उसे हम संख्या पद्धति कहते हैं। लाइन से पढ़ने की प्रक्रिया ही संख्या पद्धति कहलाती है, आप सिंपल भाषा में बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर परिचय, तो परिचय में सिंपल भाषा ये है कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें बस इतनी ही संख्याएं दी गई हैं: प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, परमेय, अपरमेय, वास्तविक संख्या और समतुल्य परमेय संख्या। इतना ही आपको मिलेगा, इससे अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो जो पहला दिया गया है आपका प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? ठीक है, देखो हर एक चीज को जब आप सीख करके चलोगे ना कैसे किया जाता है तो आपको बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। आप देखते हैं यहाँ पर ध्यान से, संख्या क्या है? हम जानते हैं कि जितनी भी संख्या है वो सभी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 इन 10 डिजिट से ही मिलकर के बने हुए। कितने डिजिट? 10 डिजिट से मिलकर के बने हुए हैं। तो जो ये डिजिट है ना, ये डिजिट के समूह, अब हम लिखेंगे यहाँ पर इनका समूह। इनका समूह क्या कहलाता है? संख्या। क्या कहलाता है? संख्या। अब संख्याओं के टाइप्स हैं यहाँ पर, संख्याएं कितनी प्रकार की हैं। प्राकृतिक संख्या जो आप पढ़ोगे, प्राकृतिक संख्या को n से प्रदर्शित किया जाता है। अच्छा, जब बचपन में आपने गिनती गिनना शुरू किया होगा तो कैसे गिनते थे? क्या आप 0 से गिनते थे? नहीं ना, तो आप गिनती जहां से गिनते थे, यानी कि 1 से। बचपन में आपको घर वाले जो भी सिखाते थे 1 2 3 सिखाएंगे या फिर 1 2 3, मतलब इंग्लिश में अगर सिखा रहे हैं तो 1 2 3 सिखाएंगे, नहीं तो 1 2 3। कोई 0 से नहीं बताता है। तो क्या होगा कि जब वहां पर हमेशा जो गिनने वाली संख्या जो हमारी आती है, मैं आपसे कह दूं कि गिनती सुनाओ मुझे, तो आप 0 से ना शुरू करके आप 1 से शुरू करोगे। ठीक है, तो जो 1 से शुरू करने वाली बात आ जाती है ना, वो डिपेंडेंट होता है किसमें? प्राकृतिक संख्या में ही। वो प्राकृत में ही डिपेंडेंट है, प्राकृत के किसी भी चीज में। ठीक है, तो गिनती का गिनना, सिंपल भाषा में अगर इसका बोल दें तो गिनती का गिनना ही क्या कहलाता है? हमारा प्राकृत संख्या कहलाता है। इसको n से प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात 1 2 3 ... इंफिनिटी। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है, ये क्या है सर? अगर आप पूछ ले ये क्या है, अच्छा आप गिनती गिन रहे हो, 1000 तक पहुंच गए गिनते गिनते। ठीक है, 1000। क्या 1000 के आगे भी संख्या है? आप कहोगे हाँ है, क्योंकि 1001, 1002, यानी कि आप कभी भी किसी भी संख्या को शुरू उसका जानते हैं बट अंत बहुत कम संख्याओं का पता होता है। वैसे किसी भी संख्या का अंत नहीं होता है। इसी तरीके से वीडियो का भी कोई अंत नहीं है। आप वीडियो देखते रहिए जब तक ये बिल्कुल खत्म ना हो जाए। ठीक है, चलो अब यहाँ पर पहुंच जाते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो 1 2 3 ... इन्फिनाइट तक दिया गया है। इन्फिनाइट का मतलब होता है कि अनंत, जिसका कभी अंत ही ना हो। ये आपका होता है होल नंबर। जो पूर्ण संख्याएं ये होल नंबर कहलाती हैं। इसको हम W से प्रदर्शित करते हैं। किससे? W से। ठीक है, तो W से इसको प्रदर्शित करते हैं। अब ये कहाँ से शुरू होता है? 0 1 2 3 और ... ये भी इन्फिनिटी तक जाता है। आप इतना तो समझ ही गए, यहां से यहां तक क्या चीज है? क्या चीज है? जस्ट ऊपर वाला ही। ठीक, जस्ट ऊपर वाला ही तो लिखा है, यानी कि जो प्राकृतिक संख्या है वही है। तो हमने जब गिनती गिनना शुरू किया तो गिनती गिनना हमने कहां से शुरू किया? प्राकृतिक संख्या को। ठीक है, उसके बाद में हमको बताया गया स्कूल में कि हाँ 0 भी होता है, कोई 0 भी होता है। तो जब 0 होता है तो वो किस में आ गया? आपका पूर्ण संख्या में आ जाता है। ठीक है, यानी कि हम कहेंगे कि नेचुरल नंबर। ठीक है, अगर हम नेचुरल नंबर यानी कि
प्राकृत संख्या में शून्य को जोड़ दें तो वह संख्या कौन सी संख्या प्राप्त होगा? पूर्ण संख्या प्राप्त होगा, जिसको हम लोग W से प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांक को बोला जाता है इंटीजर, इसे Z से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, इसे Z से प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन इसमें एक लफड़ा है, थोड़ा सा लफड़ा ये है कि ये तो आपका पॉजिटिव हो गया, ठीक है, जब हम निगेटिव की संख्या भी ले लें, एक लाइन ऐसे बना लेते हैं लाइन को, ठीक है, इसमें क्या देगा, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, और ये डॉट 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 इन्फिनाइट तक ये भी जाता है। कहाँ तक जाता है? प्लस इन्फिनाइट तक अगर जाता है तो ये तो हो गया आपका पूर्ण संख्या। लेकिन इसी के जस्ट हम वापस अगर चले आए -1, -2, -3, ऐसे ऐसे करते हुए अगर हम माइनस इन्फिनाइट तक जाते हैं तो ये कहलाता है हमारा इंटीजर्स। क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं, पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। तो ये तो आपके समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं यहाँ पर परमेय और अपरमेय। परमेय और अपरमेय, परमेय को बोलते हैं रेशनल नंबर और अपरमेय को बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो परमेय का मतलब होगा जिसे हम P/Q के रूप में लिखें, ठीक है, लिखें, उसे हम क्या कहेंगे? परमेय कहेंगे, ठीक है। P/Q के रूप में लिखें जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। हमेशा ये चीज ध्यान रखना, Q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अगर परमेय संख्या है यानी P/Q के रूप में है, या फिर डायरेक्ट आप यहाँ पर थोड़ा सा P/Q को हटा दिया जाए तो बोलेंगे भिन्न वाली संख्या, भिन्न वाली संख्याएं। अब ये नहीं कि अंडर रूट साथ में मिल जाए, ठीक है, अंडर रूट मिलेगा तो फिर भिन्न नहीं रह जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। रूट वाले में भी भिन्न होते हैं, लेकिन वो जब रूट उसके ऊपर लग जाता है ना तो भिन्न से बोला जाएगा, ना कि उसको परमेय बोल दिया जाएगा। ये चीज ध्यान रखना, भिन्न वाली सभी संख्याएं परमेय नहीं होती हैं, कुछ ही होती हैं, ठीक है। अब इसमें क्या आ जाता है, जो परमेय संख्या है उसी से देखो एरो मैंने निकाला है, यहाँ पर मैंने लिख दिया, ये क्या है? समतुल्य। समतुल्य परमेय संख्या जो है इसी का एक भाग होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं समतुल्य परमेय संख्या के लिए, तो जैसे मान के चलो हमने 1/2 लिया, ठीक है, 1/2 लिया, 1/2 को अगर हम इसी के समतुल्य हम कोई संख्या लिखना चाहते हैं तो सिंपल सी भाषा में हम क्या करेंगे? जितने का ऊपर गुणा उतने का ही नीचे हम गुणा करेंगे। क्या करेंगे? जितने का ऊपर गुणा उतने का ही हम नीचे गुणा कर देंगे। जैसे यहाँ पर 1/2 दिया गया है तो हम मान के चलो हम ऊपर 3 का गुणा कर रहे हैं, 3 एकम 3 हो गया, तो नीचे क्या होगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? समतुल्य परमेय संख्या। इसका भी ज्ञात किया जा सकता है, 3 दूनी 6 होता है और 6 दूनी 12 होता है, ये भी आपका समतुल्य परमेय संख्या है। तो जितनी भी परमेय संख्याएं होती हैं उनका समतुल्य परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए जितने डिजिट का हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे उतने ही डिजिट से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो प्राप्त होगा वो कहलाएगा समतुल्य परमेय संख्या, ठीक है। समझ में आ गया ये चीज। अब बचा आपका अपरमेय संख्या और ये वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या मैं बताने जा रहा हूं, पहले अपरमेय सीख लेते हैं। अपरमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, इज नॉट इक्वल टू P/Q, ये दोनों बराबर ही ना हो, ठीक है। जब बराबर नहीं होंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा? अपरमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरमेय हो जाएगा। अर्थात इसका 2 ही फंडा है, क्योंकि रूट वाली संख्या ऐसे लिख दो, रूट पूर्ण रूट ना हो, ठीक है। जैसे √2 दिया गया, ये आपका अपरमेय हो गया। √3 है वो आपका अपरमेय है, लेकिन √4 अगर ले लिया जाए तो नहीं है ना। तो ये दोनों हैं लेकिन √4 नहीं है, क्योंकि √4 को हम 2 के रूप में लिख सकते हैं। तो अर्थात पूर्ण वर्ग वाली संख्या हमको नहीं लेना है, ठीक है, पूर्ण वर्ग नहीं लेना है। अब सीखते हैं वास्तविक संख्या। यहां पर देखना वास्तविक संख्याएं क्या है, ठीक। तो वास्तविक संख्या क्या होता है? परमेय और अपरमेय दोनों संख्याओं का सम्मिलन, ठीक है, इनका मिलाप। जहां पर ये मिलते हैं, ये दोनों एक जैसे क्वेश्चन में एक ही साथ मिल जाएं या फिर अलग अलग मिलते हैं, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। सिंपल सी भाषा में, ज़्यादा इसको मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। आपके चैप्टर में इतना ज़्यादा कोई काम इसका आएगा नहीं, तो जितना काम है वो इतने में है। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परमेय और अपरमेय। वास्तविक संख्या के बारे में ये दोनों जब मिल करके वास्तविक संख्या का निर्माण करते हैं तो वास्तविक संख्या के बारे में जानना ये क्या है? परमेय और अपरमेय। डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि परमेय और अपरमेय संख्याओं के संक्रियाओं को ही वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपके समझ में आ गया है, ठीक। चलो अब फिर से शुरू करते हैं।
इसमें क्या दिया गया है, √5 का निर्धारण संख्या रेखा पर। आगे आपको ये पॉइंट मिल सकता है कि रूट वाली संख्या को हम कैसे निर्धारित करें संख्या रेखा पर। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। आपको बस पाइथागोरस प्रमेय आना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय कभी पढ़े हो? एक ट्रायंगल है, मान लेते हैं कोई ट्रायंगल हम बना लें, ऐसे ट्रायंगल। ठीक है, तो इसमें इसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। ये 90 डिग्री का होना चाहिए। इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार। ठीक है, कभी आपको कर्ण की वैल्यू ज्ञात करनी हो तो हमें क्या फार्मूला दिया गया है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ओके, ये फार्मूला होता है। अब √5 का निर्धारण संख्या रेखा पर बहुत ज्यादा सिंपल है, देखते हैं। ये चीज जब आप समझ जाओगे ना तो आराम से क्वेश्चन करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। ये रहा आपका संख्या रेखा। अब हम इसमें 2 इकाई लेंगे। हमको लंबाई ऐसे नहीं लेने की 2 सेमी लेना है, 4 सेमी लेना है, 6 सेमी लेना। आप 2 इकाई ले लो, कुछ भी ले सकते हो। आपका 2 वैल्यू होना चाहिए, एक यहां से यहां तक कुछ है। ठीक है, ये फर्स्ट इकाई है, यहां से यहां तक आपका सेकंड इकाई है, सेकंड। ठीक, सेकंड इकाई होगा। जो आपने फर्स्ट इकाई पर जो भी आपने मान लिया है, जो भी मान लिया है आपने, ठीक है, इसी मान को हम यहां पर लंब में डाल देंगे। किस पर? लंब में डाल देंगे। यहां पर एक लंब डालेंगे। इस लंब की लंबाई क्या होगी? 1 होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं अभी हमको कर्ण ज्ञात करना है। कर्ण ज्ञात करने के लिए बस फार्मूला। अब हम क्या लिखेंगे, ऐसे हम मिला देंगे इसको। लेंथ हमको पता है कि यहां से यहां तक की लेंथ क्या है, 2। क्या है? 2। तो जब हम कर्ण ज्ञात करेंगे, कर्ण बराबर क्या होगा, जैसे इधर स्क्वायर लगा हुआ है, इधर अगर स्क्वायर लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, लेकिन अभी जब हम आगे लगाएंगे, लंब आपका क्या दिया गया? 1। कितना दिया गया है? 1 दिया गया है। और आधार आपका कितना दिया गया है? 2 दिया गया है। तो 2 का स्क्वायर हम करेंगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर आपका हो गया। यहां पर हम देखेंगे कि 1 का स्क्वायर करने पर हमको 1 प्राप्त होता है, 2 का स्क्वायर करने पर हमको 4 प्राप्त होता है। इधर आपका कर्ण का स्क्वायर पहले से ही लगा हुआ है तो 4 और 1 हो गए 5। तो कर्ण बराबर आपका आ गया 5 पर रूट। ठीक है, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाता है? रूट लग जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे यहां पर संख्या रेखा पर। अब हम जब दर्शाएंगे तो हमारा इसका वैल्यू क्या आ गया? इसका वैल्यू, कर्ण का वैल्यू क्या आ गया? √5। संख्या रेखा पर हमें दर्शाना था। ठीक है, √5 का वैल्यू पता चल गया। हम यहां से क्या करेंगे? प्रकार लेंगे और ये नाप लेकर के √5 की जो लेंथ है इस नाप को लेकर के एक गोला लगाएंगे। जो जिस बिंदु पर काटेगा वो बिंदु का मान क्या होगा? √5 होगा। क्या होगा? √5 होगा। इस तरीके से आप किसी भी रूट वाली संख्या को संख्या रेखा पर निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, अब आ गए हम दशमलव प्रसार पर। दशमलव प्रसार क्या होता है? ध्यान से देखना। दशमलव प्रसार, अगर ये चीज यहां पर नहीं दिख रहा है तो हम बोल रहे हैं, ये चीज ध्यान रखना। दशमलव प्रसार, जैसे कोई भी भिन्नात्मक रूप दिया गया हो, हमें संख्याएं किसमें दी जाती हैं? भिन्नात्मक भी मिल सकता है, ऋणात्मक भी, कोई भी मतलब मिल सकता है। तो हम क्या करेंगे? दशमलव प्रसार जो होता है ये इसका काम क्या होता है कि जो हर में संख्या दी गई हो। यहां पर देखना, जैसे कि 2 बटे हमने ले लिया 5। ठीक है, जो हर वाली संख्या है इसको बोलते हैं हर और इसको बोलते हैं अंश। इंग्लिश और हिंदी इसका होता है नॉमिनेटर और इसका होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अंश को हम भाग देंगे हर से, यानी कि 5 से हमको किसको भाग देना है? 2 को भाग देना है। तो 5 0 हो जाएगा। देखो हम इसको 2 से तो 2 को भाग दे नहीं सकते पूर्णतः, तो जब हम 2 को भाग देने से तो 0 लेकर जाएंगे, पॉइंट लगाएंगे तो 1 0 इसमें बढ़ गया। फिर क्या हो जाएगा? 5 और 20 हो जाएगा आपका। यहां पर क्या आ गया? 0 आ गया। क्या आ गया? 0 आ गया, यानी कि दशमलव क्या हुआ हमारा? दशमलव प्रसार शांत हो गया। इस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हो, यानी कि जब हम कभी हर से अंश को भाग दें तो हमारा वो दशमलव प्रसार क्या प्राप्त होगा? शांत प्राप्त होगा। ठीक है, अब यहां पर एक चीज मैं और आपको बता देता हूं। शांत के लिए 2 नियम होते हैं। उनका नियम क्या है? फर्स्ट नियम यह है कि अगर हर में 2 का घात के रूप में कोई संख्या दिया गया है तो वो क्या होगा? शांत होगा। ठीक है, दूसरा क्या है? हर में अगर 5 के घात के रूप में कोई संख्या दिया गया है तो वो शांत होगा। इसके अलावा और कुछ होना नहीं चाहिए, ये नहीं कि दूसरी संख्या और हो। तीसरा क्या है? अगर हर में 2 के पावर n गुणे
5 के पावर n या m कुछ भी आप ले सकते हो, कुछ भी घात हो सकता है, आपको मिल सकता है। इस तरीके से अगर दिया गया तो ये शांत हो जाएगा, ठीक। इसके जस्ट बाद में अगर आप पहुंच जाते हो अशांत, अब अशांत में पहुंच जाते हैं। अशांत क्या होता है? जब हम किसी भी डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर को हम डिवाइड करते हैं तो हमारी जो संख्या हो वो कभी कटे ही ना। जैसे कि पाई का मान आपने कभी निकाला होगा 22/7, तो आपने 7 से 22 को अगर भाग दिए हैं, या फिर आप ध्यान देना कि 2 और 5 को छोड़ करके जितनी भी संख्याएं प्राप्त हो, मान कर चलते हैं 1/3 हो गया, 1 आपका 6 हो गया, इन सभी संख्याओं से, या 7 हो गया, इससे जब हम ऊपर वाली संख्या को भाग देंगे तो हमेशा हमको क्या प्राप्त होगा? अशांत प्राप्त होगा, ठीक है। जो दशमलव प्रसार होगा वो हमेशा क्या प्राप्त होगा? अशांत प्राप्त होगा। तो हमें क्या करना? अशांत। अशांत में आवर्ती और अनावर्ती दो तरीके से होता है। अब आवर्ती का काम क्या होता है? आवर्ती मतलब होगा जैसे कि 3 हो गया, हम भाग दे रहे हैं। अभी देखो 3, हम 1 को 3 से भाग दे रहे हैं, तो 3 से हम भाग देंगे 1 को, क्या होगा? 3 0 होगा, दशमलव हमने लगाया 10 हो गया, 3 त्रिके 9, फिर 1 हो गया, दशमलव पहले से ही लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा, 3 त्रिके 9। तो ये रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? संख्या रिपीट हो रहा है। तो जब रिपीट होता है, यहाँ पर बार लग जाएगा, इसको हम बोलेंगे आवर्ती, ठीक है। आवर्ती का मतलब यही होता है कि कोई भी संख्या बार बार रिपीट है। अनावर्ती क्या होता है? पाई का मान हमने पढ़ा होगा कहीं पर, अभी तो आप चेक कर लेना, ठीक है। जो पाई का मान होता है वो अनावर्ती होता है, वो कभी रिपीट हो ही नहीं सकता, ठीक है। ऐसी संख्या हमको प्राप्त होती है जो कभी रिपीट नहीं हो रही है। तो ना रिपीट होने वाली संख्या को हम क्या कहते हैं? अनावर्ती कहते हैं। इस तरीके से अब कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे कि हम 7 से अभी भाग दे दें 22 को, अब इसमें जगह नहीं है, आप खुद चेक कर लेना। आप मोबाइल में, मोबाइल तो आप देख ही रहे होंगे, जब वीडियो देख रहे हैं तो मोबाइल आपके पास है ही, आप चेक कर लेना 22/7 को, ठीक है। भाग करके 22/7 को भाग करेंगे, या फिर चेक कर लेना कि पाई का एक्चुअल वैल्यू यानी सही वैल्यू क्या है। तो सही वैल्यू कभी आपको वो 3.14 जो 142 करके जो मिलता था करने के लिए क्वेश्चन, वो नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आप इन सभी चीजों को नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। इसके बाद में फिर आपको जो मेन पॉइंट मिलता है वो पॉइंट ये है कि वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, ठीक है। वास्तविक संख्या पर जो संक्रियाएं होती है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक गुणात्मक और योगात्मक। अच्छा, 4 संक्रियाएं होती हैं, वैसे 4 संक्रिया होती है। आपने पढ़ा होगा गुणात्मक, योगात्मक और क्या कहते हैं, भाग भी होता है और जोड़ मतलब घटाव भी होता है। लेकिन ये सभी जो होते हैं संक्रियाएं, वो क्रम विनिमय और सहचर्य में सपोर्ट नहीं करते हैं। तो जब क्रम विनिमय और सहचर्य में सपोर्ट नहीं करते, वहां पर इन दोनों को लिया जाता है, जो कि सबसे ज्यादा वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं होती हैं, गुणात्मक और योगात्मक। अगर भिन्न जैसे भाग वाला भी दिया गया है तो उसको हम किस में चेंज करते हैं? गुणात्मक में चेंज करते हैं। अगर माइनस वाला दिया गया है तो उसको हम प्लस में चेंज करके हम आराम से कर सकते हैं। ये सारी चीजें इस पर लागू होता है वास्तविक संख्या पर, ठीक है। ये आपके समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। गुणात्मक में क्या होता है? गुणा किया जाता है संख्याओं का। योगात्मक में क्या होता है? योग किया जाता है, चाहे इधर से चाहे उधर से, आप जैसे भी करना चाहो कर लो। वो क्रम विनिमय भी होता है, सहचर्य, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब करणी की बात आ गई। करणी, अच्छा करणी का मतलब क्या होता है? करणी का मतलब ये होता है कि जैसे आपको रूट दे दिया जाए, √5 दिया गया, ठीक है, √5 का करणी क्या होगा? अगर हम कहते हैं का करणी, तो करणी क्या होगा? की घात 2, यानी कि ये वाला 2, ठीक है, 2 हो जाएगा। अब कैसे? भाई समझ में नहीं आया, ओ बता रहे हैं, परेशान मत हो। √5 जैसे कि दिया गया ना, √5, तो √5 का जो सही तरीके से जो क्रम लिखा जाएगा वो होगा 5 की पावर 1/2। अब 1/2 की अगर हम घात कर दें 2, तो 1/2 को 2 करेगा काट, तो जब कटेगा तो आपको 1 प्राप्त होगा, यानी कि 5 की पावर 1। अच्छा, करणी कब लिया जाता है? करणी तब लिया जाता है जब रूट वाली संख्या को कभी सही तरीके से करना हो, या किसी भी संख्या को ऊपर नीचे काटना पीटना हो, या जरूरत हमको पड़ जाए आंसर लाने के लिए, तो अब हम करणी लेते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि पहले ही आपने पढ़ रखा है समतुल्य परमेय संख्या जो होती है, तो समतुल्य परमेय संख्या का भी काम यही होता है, उधार ऊपर गुणा करना, नीचे गुणा करना। तो वो कहां से आ गया? उधार लिया गया, या कोई भी चीज मान सकते हो आप, कि अगर हम मान के चलो किसी को देते हैं और उससे लेते हैं तो बराबर ही है, ठीक है।
तो इस तरीके से होता है। नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में अगर हम बराबर से गुणा भाग करते हैं तो वो भी सही होता है। अब इसमें अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो इसके बराबर अगर कोई चीज है तो उसमें भी हम स्क्वायर करेंगे, ये फंडा होता है इसका, ठीक है। तो करणी भी यही काम करता है। अब हर का परमेकरण, जैसे कि एक मैंने ले लिया 1/√a + b दिया गया, सिर्फ रूट ए पर लगा हुआ है। अब इसका अगर हमें परमेकरण करना है तो परमेकरण सिंपल सा हमें पता है, अगर आप लोग जानते होंगे परमेकरण कभी आपने सीखा होगा, तो परमेकरण करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस दिया गया तो माइनस वाली की संख्या के साथ में गुणा कर देंगे, √a - b, अब ऊपर भी √a - b हो जाएगा। तो जब हम इसको करेंगे तो हमारा इसका तो रूट हट जाएगा, तो ये रूट हटेगा तो ये हो जाएगा। और हमने पढ़ रखा है ना a + b, a - b, अगर दो ब्रैकेट हैं उनको आपस में हम गुणा करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, a² - b²। तो हम जब a² करेंगे यानी कि √a का स्क्वायर करेंगे, तो अभी मैंने बताया कि रूट वाली संख्या का स्क्वायर करने पर हमको क्या प्राप्त होता है, वही संख्या प्राप्त हो जाता है, रूट हट जाता है। तो रूट जब हट जाता है तो रूट को हटा करके मैंने लिख दिया। अब इसके बाद में यहां पर क्या होगा, माइनस लगेगा, क्योंकि अभी मैंने बताया a² - b² होता है। तो b का स्क्वायर, क्योंकि यहां पर तो रूट लगा नहीं है तो b का स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल सी भाषा में। ऊपर क्या होगा, आपका जो दिया गया है वो चीज हम लिख देंगे, यानी √a - b। अब आपको देखो ध्यान से, यहां पर देखने वाली बात यह है कि a - b², इसने बोला कि हर का परमेकरण करना है। क्या कहा इसने, हर का परमेकरण करना है। तो जब हर का परमेकरण आप करते हो तो नीचे रूट नहीं रहना चाहिए, चाहे परमेकरण एक बार में हो, चाहे 2 बार में हो, चाहे 3 बार में हो, बट नीचे ये रूट नहीं रहना चाहिए। बस इतना ही सिंपल सा होता है, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब पहुंच जाते हैं हम लोग घातांक के बारे में सीख लेते हैं, ठीक है। अभी तक हमको कितनी चीजें पता हुई, हम लोगों को पता हुई कि संख्या पद्धति क्या है, ठीक है, संख्या पद्धति आप जान गए हो, करणी क्या है वो जान गए हो, हर का परमेकरण कैसे किया जाएगा, रूट वाली संख्या संख्या रेखा पर कैसे दर्शाया जाएगा, ठीक है, इतना जान गए हो आप। और समतुल्य परमेय संख्या जान गए, प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, ठीक है, परमेय और अपरमेय वास्तविक संख्या, इतना आपको पता चल गया है। अब हम सीखते हैं कि क्या चीज, घातांक नियम। जो घातांक के नियम होते हैं इसका काम बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है। आप लोगों को जरूरत लगता रहेगा कि कहाँ से क्या चीज किया जाए। अगर आप बालाजी का एक बुक पढ़ते हो, मान के चलो बालाजी पढ़ते हो, तो बालाजी में ये चीज बहुत ही ज्यादा लगता है क्वेश्चन, ठीक है। तो बालाजी में मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आपको एनसीईआरटी में पढ़ा रहा हूँ। तो एनसीईआरटी बेस्ड जो भी फर्स्ट चैप्टर इसका है उसका मैं जितना भी परिचय है सभी चीज मैं कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। ध्यान से देखना, घातांक नियम। घातांक नियम अगर दिया जाए a का पावर m, यानी कि दोनों के आधार क्या हो, समान हो, ठीक है। अगर ये कोई लिखा हुआ a के पावर n, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ये आधार, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस, और इसको पावर बोलते हैं या घात बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या, a का पावर m दिया गया है इंटू a का पावर n दिया गया है। तो दोनों का आधार अगर समान हो, क्या हो, आधार अगर समान है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। आप ये भी लिख सकते हो a के पावर n + m, मतलब आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगला पॉइंट जो दिया गया है a के पावर m डिवाइडेड बाई a के पावर n, तो इसका सिंपल सा यही होगा a के पावर m अपान a के पावर n, ठीक है। तो इसमें 2 कंडीशन होता है, दोनों के लिए अलग अलग नियम बने हुए हैं। जैसे पहला कंडीशन ये सामने लिखा है और दूसरा कंडीशन इस सामने रहेगा, ठीक। इसमें क्या होगा, मान के चलो कि ऊपर वाली संख्या अगर बड़ी है, ऊपर वाली संख्या बड़ी है, किस वाली, छोटी वाली संख्या से, मतलब घात से अगर बड़ी है, तो उसके लिए नियम ये बनेगा a के पावर m - n हो जाएगा। लेकिन अगर नीचे वाली, मतलब नीचे वाला हर बड़ा, घात बड़ा है और ऊपर वाले की घात छोटी है, तो क्या कौन सा नियम बन जाएगा, 1 अपान डायरेक्ट a के पावर n - m इसमें हो जाएगा, ना कि ऊपर से फिर से घटाया जाएगा। ये नियम ध्यान रखना, ठीक है, आप लोगों के बहुत काम आएगा। यहां पर देखेंगे a का पावर m का होल पावर n दिया गया है, तो जब होल पावर ऐसे दे दिया जाए तो इसका मतलब होता है a के पावर m इंटू n होता है। इसको एक और भाषा में लिख सकते हैं a के पावर n के होल पावर m, यानी कि m को अंदर भी किया जा सकता है, m को बाहर भी किया जा सकता है, m n का आपस में गुणा भी किया जा सकता है, आप कुछ भी कर सकते हो इसके साथ में, ठीक है। चलिए अब इधर हम बढ़ते हैं, इस साइड में हम लोग, तो ab का पावर n दिया गया है, अर्थात
a का पावर n इंटू बी का पावर भी n। जब घाते समान होंगे, जब घाते समान होंगे तो जो आपस में संख्याएं दी जाती है ना, वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। वैसे ही यहां पर किया जाएगा, a अपान बी का पावर n दिया गया है तो a के पावर n हो जाएगा अपान b का पावर n हो जाएगा, इसमें और कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर कहीं पर a का पावर 0 दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, a का पावर 0, यानी किसी भी आधार का पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। किसी भी आधार का पावर अगर n दे दिया जाए तो इसको हम एक चीज और लिख सकते हैं, 1 अपान a के पावर माइनस n हो सकता है, ज्यों का त्यों लिख दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही हम अपान में करेंगे ये प्लस का माइनस हो जाएगा, और जो माइनस में दिया गया है उसका प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो घातांक के जितने भी नियम है इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कहीं पर नहीं दिख रहा है तो आप मुझे कमेंट जरूर कर सकते हैं, आगे से सही किया जाएगा, कोशिश ये रहेगी, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और एक ही टॉपिक बचा हुआ है लास्ट, उस टॉपिक को खत्म करने के बाद में मैं आपको इस वीडियो के जो क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन होता है, डिस्क्रिप्शन में आपको हर एक प्रश्नावली का मैं लिंक डाल दूंगा। जितने भी प्रश्नावली आपके मिलेंगे, परिचय तो आपका टॉप पर रहेगा, उसके बाद में जितने भी प्रश्नावली आपको मिलेंगे सब के सब मैं लिंक डाल दूंगा, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा वहां से सीखना, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। चलो अब कुछ घातांक के और भी नियम सीख लेते हैं। घातांक में आपको मेन जो आपको मिलने थे वो आपने पहले ही देख लिया है। अब ये घातांक के नियम है बट थोड़े से रूट वाले हैं, थोड़े से अलग वाले हैं दिमाग में। अब ये जो रूट वाली संख्या दी गई रूट ए बी, तो रूट ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, रूट ए इंटू रूट बी लिख सकते हैं। इस तरीके से आप फैक्टर कर सकते हो, ठीक है। रूट ए अपान बी दिया गया है तो इसको हम लिख सकते हैं रूट ए अपान रूट बी, इसके अलावा और कुछ नहीं लिख सकते आप। यहाँ पर दिया गया तो देखो हमने पहले ही आपको बता रखा ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट ए का जैसे हम स्क्वायर करेंगे, देखो ध्यान से, और माइनस रूट बी का स्क्वायर, तो ये बराबर हो जाएगा आपका ए और माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि रूट हटेगा, यहाँ से भी रूट हट जाएगा, बस ए माइनस बी आपका बचेगा। यहाँ का क्या होगा कि ए प्लस अंडर रूट बी और ए माइनस रूट बी दिया गया है, तो जब दोनों का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, ए स्क्वायर माइनस बी ओनली प्राप्त होगा, क्योंकि ए का स्क्वायर होगा और रूट वाली संख्या का रूट सिर्फ हटेगा, ठीक। फिर यहाँ पर स्क्वायर दिया गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर करेंगे यानी रूट ए का होल स्क्वायर प्लस रूट बी का होल स्क्वायर और प्लस 2 गुणे रूट ए गुणे रूट बी, बराबर क्या हो जाएगा, इसका a हो गया, इसका प्लस b हो गया, इसका प्लस 2 रूट ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी चीज को नोट कर लीजिए। आज का क्लास यहीं पर खत्म होता है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और आपको नेक्स्ट डे से क्लास जितने भी क्लास हैं सभी मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। वैसे सभी क्या मैथ का ही मिलेगा आपको, और मैथ का जितने भी चैप्टर्स हैं, मैं चैप्टर के हर एक चैप्टर का मैं हर वीडियो के पहले ही मैं परिचय दे दिया करूंगा। आप लोगों के लिए बेहतरीन तरीके से वीडियो मिल जाएगा, ताकि आप पूरा एक परिचय अगर देख लेते हो, उस परिचय को आप कहीं नोट कर लेते हो, तो आपका जो भी चैप्टर है वो क्लोज होने में ज्यादा टाइम नहीं लेगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।